नमस्कार। इससे पूर्व के व्याख्यान में मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास आपके सामने उपस्थित हुई थी। जो एम्स ऑफ एजुकेशन की नीड क्यों है, क्यों आवश्यकता है कि उद्देश्यों का निर्धारण कर लिया जाए, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। मैं उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण करने की आवश्यकता क्यों है, इस पर चर्चा करना चाहूंगी। इससे पूर्व का जो व्याख्यान था उसमें हमने बात की थी उद्देश्य शिक्षा को दिशा प्रदान करते हैं, यानी शिक्षा के उद्देश्य जो हैं वो दिशा प्रदान करते हैं, इसलिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद में हमने विचार विमर्श किया कि शैक्षिक प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिए तदुपरांत हमने बात करी उचित प्रकार से शिक्षण के लिए शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकता है और विद्यालय के कुशल प्रशासन के लिए। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जो आगे और कौन कौन से उद्देश्य और कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसके कारण उद्देश्यों का निर्धारण अनिवार्य है, वो है शिक्षा को अर्थपूर्ण एवं उपयोगी बनाने के लिए। अर्थपूर्ण शिक्षा ही नहीं, कोई भी कार्य उद्देश्य विहीन होने से उसका कोई अर्थ नहीं रहता। किसी भी कार्य को करने के लिए निश्चित उद्देश्य होना बहुत जरूरी है, अर्थपूर्ण एवं उपयोगी बनाने के लिए। अर्थपूर्ण, हम कोई भी कार्य करते हैं, व्यक्ति जब भाषण देता है, व्यक्ति जब प्रवचन देता है, व्यक्ति जब व्यायाम करता है, व्यक्ति जब भ्रमण करता है, व्यक्ति जब भोजन करता है, व्यक्ति कहीं पे जाता है या व्यक्ति पढ़ता है, व्यक्ति लिखता है, खेलता है, कोई भी कार्य करता है, तो कोई भी कार्य करने के पीछे उसका कोई अर्थ होता है, कोई औचित्य होता है कि क्यों किया जा रहा है। तो जैसे हम यदि व्यायाम कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं या प्रातःकालीन भ्रमण कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है हमारी शारीरिक क्षमता का विकास करना। हमें अपने स्वास्थ्य के लिए हम योगा करते हैं, हम व्यायाम करते हैं, हम भ्रमण करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हम भोजन करते हैं, हम उसमें भोजन में प्रातःकालीन हम आहार लेते हैं, फिर मध्याह्न का भोजन करते हैं, फिर रात्रि का भोजन करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए ऑयल की आवश्यकता होती है, ग्रीस की आवश्यकता होती है, वैसे ही शरीर को चलाने के लिए प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है, मिनरल्स। तो वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम भोजन करते हैं, वहां भी उद्देश्य है, कारण विद्यमान है। हम कहीं भ्रमण के लिए जाते हैं, भ्रमण के लिए या तो हम साहित्य में रुचि रखते हैं, या हम इतिहास में रुचि रखते हैं, या हम किसी धर्म में रुचि रखते हैं, या हम किसी कहीं पे अपने आप को बिल्कुल बाकी चिंताओं से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए हम भ्रमण पे जाते हैं। सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया देखने के लिए, तो वहां भी अर्थ छुपा हुआ है। इस प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए निश्चित उद्देश्य होने चाहिए। शिक्षा जो है वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए, अर्थपूर्ण और शिक्षा को अर्थपूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए यदि मैं आज आपको पढ़ा रही हूं, मैं बता रही हूं, मैं व्याख्यान कर रही हूं, आपके साथ विचार विमर्श कर रही हूं, अर्थपूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए। अर्थपूर्ण यानी आपके ये कॉन्सेप्ट, आपके ये प्रत्यय स्पष्ट हो जाने चाहिए कि शिक्षा किस लिए है, क्यों ली जाती है और जीवन में उसकी उपयोगिता क्या है। तो इस प्रकार से शिक्षा को अर्थपूर्ण एवं उपयोगी बनाने के लिए उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। अधिगमकर्ता को उद्देश्यों की अनुभूति करवाने के लिए। अधिगमकर्ता कौन हुआ? अधिगमकर्ता जो सीख रहा है। शिक्षक ज्ञान दे रहा है और शिक्षार्थी अधिगम कर रहा है, सीख रहा है उसको। अधिगमकर्ता को उद्देश्यों की अनुभूति करवाने के लिए अधिगमकर्ता द्वारा
की गई क्रियाएं शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती है। उद्देश्य मूल्यपरक होते हैं। यदि वे इच्छुक होते हैं तो अधिगमकर्ता उनको पूरा करने में अपनी सारी शक्तियां लगा देता है। उद्देश्यों का निर्धारण। जब हम कक्ष में जाते हैं तो शिक्षण अधिगम का एक सिद्धांत है। कक्ष में जो शिक्षण प्रक्रिया चलती है उसका एक सिद्धांत है कि कक्षा में जाने के बाद में सबसे पहले शिक्षक जो होता है वो अनिवार्य सूचनाओं को अंकित करता है श्याम पट्ट पे या श्वेत पट्ट पे, जिसे हम ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड कहते हैं। वहां वो अनिवार्य सूचनाओं को अंकित करता है। अब अनिवार्य सूचनाओं में हमारी दिनांक क्या है, दिवस क्या है, अवधि क्या है, वो सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। उसके बाद में विषय कि आज हम किस विषय को पढ़ाने जा रहे हैं और उस विषय का में प्रकरण क्या है, यानी उस विषय में भी हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं तो कौन सा प्रकरण पढ़ा रहे हैं, कौन सा उपविषय है। अंग्रेजी भाषा पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं। अगर हम सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं। यदि हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं। तो वो जो अनिवार्य सूचनाएं हैं उनको अंकित करना। उसके बाद में विद्यार्थियों को अंधकार से प्रकाश की ओर लाने के लिए, विद्यार्थियों को ज्ञात से अज्ञात की ओर लाने के लिए, ज्ञात से अज्ञात, विद्यार्थी जो जानते हैं उस जानकारी से जो नहीं जानते हैं उसको लाने के लिए, जिसे हम कहते हैं पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी जो जानते हैं उस जानने वाले चीज से लेकर के जो नहीं जानते हैं वहां पे लेकर, उससे क्या होगा, उससे होगा कि जब विद्यार्थी जिस चीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, यदि हम उससे उन्हें पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछेंगे कक्षा में जाकर के, तो वो उत्साहित होंगे और उन्हें लगेगा कि उनके ऊपर कोई भार नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो उन्हें समझ में नहीं आएगा। उन्हें लगेगा कि अरे हाँ, ये तो हमें आता है और इसी पे हम आगे चर्चा कर रहे हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने के लिए, प्रकाश से अंधकार की ओर ले जाने के लिए, जो जानते हैं उससे अनजान की ओर ले जाने के लिए, वो हमारा अधिक, तो वो उत्साहित होगा अधिगम करता। और वो उसमें यदि उसे उद्देश्य मूल्य परख है और यदि उसे लगेगा, इच्छुक होंगे, जब उसे लगेगा कि नहीं ये सब चीजें उसे आती है, बस उसी में आगे बढ़ना है, तो वो अपनी सारी शक्तियां लगा देगा। तो जो उद्देश्यों के निर्धारण की जो आवश्यकता है शिक्षा में, वो अधिगमकर्ता को उद्देश्यों की अनुभूति कराने के लिए है। यानी उसे, विद्यार्थी को ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, उसे अनुभव होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, मैंने अभी भी पूर्व में भी आपसे कहा कि जो शिक्षा है वो केवल एक व्यक्ति का विकास नहीं करती। शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व में केवल परिवर्तित नहीं करती, क्योंकि व्यक्ति केवल व्यक्ति नहीं है, वो सामाजिक प्राणी है। शिक्षा पहले स्वयं के लिए, फिर परिवार के लिए, फिर समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसके लिए व्यक्ति शिक्षित होता है। तो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण बहुत आवश्यक है। शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्यों से प्रभावित होती है। राष्ट्रीय उद्देश्यों के परिवर्तन के साथ साथ शैक्षिक उद्देश्यों में भी परिवर्तन स्वाभाविक है। इस प्रकार समय, काल, परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा प्रणाली परिवर्तित होती रहती है। शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्यों से प्रभावित होती है। जितने भी राष्ट्र हैं उनके अपने क्या उद्देश्य हैं, किस तरह के उद्देश्य हैं। अर्धविकसित, अविकसित राष्ट्र हैं, अर्धविकसित राष्ट्र हैं, विकासशील राष्ट्र हैं या विकसित राष्ट्र हैं। उन राष्ट्रों के अनुसार शिक्षा होती है। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ,
भारत स्वतंत्र होने के बाद में 1947 के बाद जब सर्वप्रथम भारतीय लोकतांत्रिक भारत में जब शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया, तो उस समय शिक्षा के उद्देश्य हमने पूर्व की जो व्याख्यानों में चर्चा की, उस समय शिक्षा के उद्देश्य अलग थे। उस समय श्रम और परिश्रम, शारीरिक श्रम पर बल दिया गया था, हस्तकला पर बल दिया गया था, उद्योग धंधों और उद्यमिता पर बल दिया गया था। धीरे 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 धीरे, क्योंकि उस समय हमारे पास इतना कच्चा माल था, इतनी हमारे प्राकृतिक संसाधन थे, उन प्राकृतिक संसाधनों से उस समय भाषा पर बल दिया गया था कि हम अपनी मातृभाषा, हम अपनी राष्ट्रभाषा में शिक्षा दीक्षा करें। उस समय बुनियादी शिक्षा पर बल दिया गया था, उस समय श्रम पर बल दिया गया था, परिश्रम पर बल दिया गया था, निजी व्यवसायों पर बल दिया गया था और राष्ट्र प्रेम पर बहुत ज्यादा बल दिया गया था। तो शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्यों से धीरे 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 आज जब हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, तो आज विज्ञान एवं तकनीकी पर बल दिया जा रहा है। विज्ञान और तकनीकी से आज अछूती नहीं है। मैं, यदि आप श्रोताओं में से मेरी बात से सहमत होंगे, तो आप जानते हैं कि आज के 2 साल पहले किसी ने ऑनलाइन एजुकेशन की कल्पना भी नहीं करी थी। बहुत उच्च स्तर पर विदेशों के साथ में, या कुछ जो सर्टिफिकेट कोर्स है, कुछ डिप्लोमा कोर्स है, बहुत गिने चुने ऐसे थे जहां पर ऑनलाइन एजुकेशन की कहीं व्याख्यान हमें ऑनलाइन मिल जाते थे। लेकिन आज उद्देश्य बदल गए हैं, आज ऑनलाइन एजुकेशन हो गई है और इस समय जो शिक्षा में विज्ञान और तकनीकी जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावी हो गया है। तो राष्ट्रीय लक्ष्यों के परिवर्तन के साथ साथ साइंस के बारे में हम सोच रहे हैं। लक्ष्य हमारे परिवर्तित हो गए हैं कि साइंस, विज्ञान, चिकित्सा के बारे में हमारे विचार विमर्श हो गए हैं। उसके बाद में अब काल और परिस्थितियों के अनुसार आज की परिस्थितियों में लगता है कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है, हमारा जो आयुर्वेद है, हम उस पर हम बल दे रहे हैं, हम अपने घरेलू जो चीजें हैं उन पर बल दे रहे हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय जो हमारे लक्ष्य हैं, उन राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ साथ शिक्षा के उद्देश्य भी समय काल और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। ये तो हो गए हमारे कि शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने की आवश्यकता क्यों है। अब बात आती है कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य संकुचित अर्थ में ऐसा समझा जाता है कि शिक्षा के द्वारा बालक की आत्मा अभिव्यक्ति और उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों का सर्वांगीण तथा प्राकृतिक विकास होता है। इस धारणा के अनुसार परिवार, समाज और राज्य बालकों की व्यक्तिगत शक्तियों को विकसित करने के लिए विद्यालयों की स्थापना करते हैं। ये जो मैं आपसे चर्चा कर रही हूं, ये शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य, यानी हम व्यक्तिगत उद्देश्य संकुचित अर्थ में है। मैंने अभी आपसे चर्चा में कहा कि व्यक्ति केवल व्यक्ति नहीं है, वो सामाजिक प्राणी भी है। तो हम केवल शिक्षा व्यक्ति के लिए है, ऐसा यदि हम कहेंगे तो हम शिक्षा को संकुचित अर्थ में ले जाएंगे। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा के द्वारा बालक की आत्मा अभिव्यक्ति और उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों का सर्वांगीण तथा प्राकृतिक विकास होता है। इस धारणा के अनुसार परिवार, समाज और राज्य बालकों की व्यक्तिगत शक्तियों को विकसित करने के लिए विद्यालयों की स्थापना करता है। यानी व्यक्तिगत विकास के लिए विद्यालयों की स्थापना हुई। और अगर इस परिभाषा को मैं और आगे बढ़ाऊं तो इस तथ्य की पुष्टि सर्वप्रथम प्रकृतिवादी शैक्षिक दार्शनिक रूसो की शिक्षा से हुई थी। रूसो की भांति अनेक शैक्षिक दार्शनिकों द्वारा व्यक्तिगत उद्देश्यों की इस धारणा को बल दिया गया, जिसमें टीपी नन मुख्य थे। संकुचित अर्थ में शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य प्रकृति के नियम के अनुकूल है। टीपी नन के अनुसार मानव जगत में
यदि कुछ भी अच्छाई आ सकती है तो वे व्यक्तिगत पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वतंत्र प्रयासों के द्वारा ही आ सकती है। अतः शिक्षा का संगठन इस सत्य के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया है कि शिक्षा से प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी अवस्थाएं प्राप्त होगी जिसके फलस्वरूप उसकी व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो जाएगा। ये जो परिभाषा टीपी नन महोदय ने दी है, उसका यदि सारांश या भावार्थ या अर्थ हम निकालें तो उनका ये कहना है कि मानव जगत में यदि कुछ भी अच्छा होगा तो वे व्यक्ति और जो पुरुष है, स्त्री और पुरुष है, उनके स्वतंत्र प्रयासों के द्वारा होगा। अतः शिक्षा का संगठन इस सत्य के आधार पर, अर्थात वे रूसों के प्रकृतिवाद को समर्थन करते हुए ये कहना चाहते हैं कि स्त्री और पुरुषों को यदि स्वतंत्र छोड़ देंगे तो वो स्वतः ही समाज में और मानव जगत में कुछ अच्छा ही ला सकेंगे। लेकिन शायद इस परिभाषा में टीपी नन महोदय और रूसो, क्योंकि हो सकता है रूसो के अपने ऐसे अनुभव रहे, लेकिन शिक्षा से ऊपर व्यक्ति नहीं है, समाज से ऊपर भी व्यक्ति नहीं है। तो इस ये जो परिभाषा दी गई है इसको हम संकुचित अर्थ में लेते हैं। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य व्यापक अर्थ में आधुनिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बालक एक दूसरे से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक दृष्टि से भिन्न होता है। रुचियां, शक्तियां, विचारों तथा कार्यों को करने की गति में भी भिन्नता होती है। ये हम बात कर रहे हैं शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों की। व्यापक अर्थ में शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है, मनोवैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं, हमारे अनुभवों से भी ये हो चुका है कि प्रत्येक बालक, अभी मैंने आपसे कहा कि एक ही माँ के यदि दो पुत्र पुत्रियां या एक पुत्र पुत्री हैं, वो भी समान नहीं है। उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक दृष्टि और संरचना भिन्न है, उनकी रुचियां भिन्न हैं, उनकी शक्तियां भिन्न हैं, उनके विचार भिन्न हैं, उनके कार्य करने की गति में भी भिन्नता होती है। तो जब जहां पे इतनी सारी भिन्नताएं होती है, वहां पर बुद्धि लब्धि को भी सामान्य स्तर पर समान नहीं समझा जा सकता। बुद्धि लब्धि भी जड़, औसत और प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखी जाती है। इस प्रकार व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए शिक्षा का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। यानी शिक्षा को यदि हम सामान्यीकरण कर दें तो वो संभव नहीं है, वहां फिर हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम शिक्षा व्यापक अर्थ में। क्या शिक्षा के उद्देश्य व्यापक अर्थ में? बालक की रुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, बुद्धि लब्धि, विविधताओं और आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जिससे उनकी मूलभूत जन्मजात प्रवृत्तियों तथा समस्त शक्तियों का स्वाभाविक तथा सर्वांगीण विकास किया जा सके। व्यापक अर्थ में यदि शिक्षा के उद्देश्यों को समझते हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से समझा जा सकता है कि बालक की रुचियां, उसकी क्षमताएं, योग्यताएं, बुद्धि लब्धि, विविधताएं, आवश्यकताएं, उन सब को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उससे उसकी जन्मजात प्रवृत्तियां और समस्त शक्तियां स्वाभाविक और सर्वांगीण रूप से विकास हो सकेगी। बहुत ही विद्वज्जन है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कहा है कि किसी भी कोई भी जो व्यक्ति है उसकी जन्मजात प्रवृत्तियों को पूरी तरह से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जन्मजात प्रवृत्तियों में शिक्षा द्वारा संवर्धन, संरक्षण और उनमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से जन्मजात प्रवृत्तियों को बदला जाए ये संभव नहीं है।
इस प्रकार व्यक्तिगत शिक्षा को दो रूप हैं। पहला है आत्मा अभिव्यक्ति। आत्मा अभिव्यक्ति और आत्म प्रकाशन से बालक में भावना ग्रंथि नहीं बनती तथा उसका विकास स्वाभाविक रूप से नहीं होता है। आत्मा अभिव्यक्ति और आत्मा प्रकाशन से भावना ग्रंथि नहीं बनती और उसका विकास स्वाभाविक रूप से नहीं होता है। दूसरा आत्मा अनुभूति, स्वयं को समझकर स्वयं को विकसित करना, यानी आत्मा अभिव्यक्ति और आत्म प्रकाश है, वहां पर स्वाभाविक विकास नहीं है। लेकिन यदि आत्मा अनुभूति है, आपने कुछ कह दिया, कुछ प्रकट कर दिया, आवश्यक नहीं है जो आपने प्रकट किया और आपने कहा वो आप उसे आत्मसात भी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका स्वाभाविक विकास नहीं होगा। लेकिन यदि आत्मा अनुभूति होती है, स्वयं को आपको अनुभूति होती है उस चीज की, तो आप स्वयं को समझकर स्वयं को विकसित कर लेंगे। व्यक्तिगत उद्देश्यों के पक्ष में कुछ तर्क दिए गए हैं विद्वानों द्वारा। शिक्षा एक वैयक्तिक प्रक्रिया है। कोई भी दो व्यक्ति समान बौद्धिक क्षमता के नहीं होते हैं, अतः शिक्षा व्यक्ति उन्मुख होनी चाहिए। प्रगतिशील विचारकों के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति के आंतरिक मूल्यों को उभारने में है। शिक्षा एक वैयक्तिक प्रक्रिया है और कोई भी व्यक्ति समान बौद्धिक क्षमता वाले नहीं होते, अतः शिक्षा व्यक्ति उन्मुख नहीं होनी चाहिए, केवल व्यक्ति के अनुसार नहीं होनी चाहिए। प्रगतिशील विचारकों के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य व्यक्ति के आंतरिक मूल्यों को उभारना है। शिक्षा, ये बात हुई कि हमने कहा कि हम ये पक्ष में तर्क दे रहे हैं। शिक्षा प्रक्रिया में प्रत्येक शिक्षार्थी की वैयक्तिकता को सर्वोपरि रूप से स्वीकारना चाहिए, यानी जो उनकी व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उनको स्वीकार करना होगा। शिक्षार्थी को समस्त शैक्षिक प्रयासों एवं क्रियाओं के केंद्र में होना चाहिए, यानी जो भी, चाहे पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई है, चाहे पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं शैक्षिक, उनके प्रयासों और उनकी क्रियाओं में केंद्र में होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी शैक्षिक क्रियाएं हैं वो बालक उसमें केंद्र में होना चाहिए, तब भी उसका व्यक्तिगत विकास हो पाएगा। आंतरिक शक्तियों के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनिवार्य है और जो हमारी जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, उन जन्मजात प्रवृत्तियों के विकास के लिए उस व्यक्ति को स्वतंत्र रहना बहुत ही आवश्यक है। केवल इसके पक्ष में ही नहीं चर्चा हुई है, विद्वानों ने और शिक्षाविदों ने, दार्शनिकों ने व्यक्तिगत उद्देश्यों की आलोचना भी करी है। अकेला व्यक्ति एक कल्पना मात्र है, यानी किसी अकेले व्यक्ति की यदि हम बात करते हैं तो वो कल्पना मात्र है। टी रेमंड के अनुसार अकेला व्यक्ति कल्पना का मात्र एक अंश होता है, समाज से अलग व्यक्ति नहीं रह सकता। अकेले व्यक्ति को एक समय के बाद स्वयं का जीवन भार लगने लगता है और ये चीज हमने इस 21वीं सदी में कोविड-19 में, कोरोना काल में पिछले 1.5 वर्षों से बहुत अच्छी तरह देखी और समझी है। बहुत से लोगों की मृत्यु भय से हो गई है क्योंकि कोरोना में परिजन, स्वजन, मित्र किसी को भी साथ रहने, बैठने, खाने की अनुमति नहीं थी और अकेलापन जो व्यक्ति को है वो अवसाद में ले गया, निराशा में ले गया, नकारात्मकता में ले गया और एक समय के बाद में उसे लगा कि जीना बेकार है। इसको इस तरह से हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके बाद है व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए भी व्यक्तिगत उद्देश्यों की आलोचना हुई है क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक, मैंने कई बार आपसे कहा है कि व्यक्ति केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह एक सामाजिक प्राणी है। जॉन डेवी के शब्दों में सामाजिक प्राणी होने के कारण व्यक्ति संबंधों तथा परस्पर क्रियाओं के विस्तृत मिश्रण में विकसित होने तथा विचार करने वाला नागरिक है। व्यक्तिगत उद्देश्य गौण तथा सामाजिक उद्देश्य सर्वोपरि है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए व्यक्तिगत उद्देश्यों की बात हम अकेले नहीं कर सकते। समाज में रहने के लिए व्यक्ति में संबंधों और परस्पर क्रियाओं के विस्तृत मिश्रण में विकसित होने के लिए विचार करने वाला नागरिक है और उसके लिए व्यक्तिगत उद्देश्य जो है वो गौण तथा सामाजिक
उद्देश्य ही सर्वोपरि है। तो जब हम आवश्यकताओं की बात करते हैं और तो उसमें सबसे बड़ी चीज हमारी सामने निकल के आई है कि व्यक्तिगत उद्देश्य गौण है और सामाजिक उद्देश्य सर्वोपरि है। व्यक्तिगत उद्देश्यों की आलोचना भी हुई है। सबसे पहली आलोचना में कहा गया है कि दोषपूर्ण विचार है, ये सोच लेना ही किसी व्यक्ति के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाए, ये विचार ही दोषपूर्ण है। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों कि आलोचकों का मानना है कि अकेले व्यक्ति का सर्वांगीण विकास का विचार ही दोषपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को याद कीजिए, एक धारावाहिक आता था मोगली दूरदर्शन पे, वो कहीं जंगल में बालक छूट गया था और उसका जो विकास हुआ, उसके जो वो मनुष्य होते हुए भी उसके सारा आचरण, आचार विचार सारा पशु समकक्ष था। तो शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों की आलोचना का मानना है कि अकेले व्यक्ति का सर्वांगीण विकास पर विचार किया जाना दोषपूर्ण है। सर पर्सी नन के अनुसार व्यक्तित्व सामाजिक वातावरण में ही विकसित होता है और जहां पर समान रुचियों और क्रियाओं पर अपना पोषण कर सकता है, यानी व्यक्तित्व जो है वो सामाजिक वातावरण में ही बढ़ता है। परिवार भी एक समाज की एक इकाई है। व्यक्तिगत उद्देश्यों की आलोचना में दूसरी चीज कही गई है कि व्यक्ति समाज के योग्य होना चाहिए। रस्क ने कहा है, शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तित्व का विकास नहीं बल्कि व्यक्तित्व को संपन्न करना है। शिक्षा के द्वारा उसे व्यक्ति से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित करना है। व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं। मैकाइवर, वैयक्तिकता और सामाजिकता दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी ना तो हम ये कह सकते कि व्यक्ति गौण है और ना हम ये कह सकते कि समाज सर्वोपरि है, क्योंकि व्यक्तियों का समूह समाज है। तो मैकाइवर महोदय ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि वैयक्तिकता और सामाजिकता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति भी उतना ही महत्वपूर्ण है और समाज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत उद्देश्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने सामाजिक उद्देश्य है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। महात्मा गांधी ने भी इस पर अपने विचार दिए हैं। उन्होंने कहा है, यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से कुछ प्राप्त करता है तो मुझे विश्वास है कि उससे संपूर्ण विश्व लाभान्वित होगा। हुमायूं ने कहा है, यदि किसी को समाज का सृजनशील सदस्य बनना है तो उसे एक और अपनी प्रगति को बनाए रखना होगा और साथ ही समाज की उन्नति के लिए भी कुछ न कुछ अवश्य करना होगा। एडम्स के अनुसार समाज के साथ सामाजिक अंतःक्रिया ही आत्म ज्ञान संभव है। और इस प्रकार से जो हमारा आज का विषय है, जिसमें हमने विस्तृत चर्चा करी, और विस्तृत चर्चा में हमारा जो मुख्य एक प्रकरण था वो ये था कि शिक्षा में उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकता क्यों है, उस पर हमने विस्तृत चर्चा करी। फिर हमने बात करी व्यक्तिगत उद्देश्यों की, फिर हमने बात करी व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ सामाजिक उद्देश्यों की, फिर हमने व्यक्तिगत उद्देश्यों के दोष क्या हैं और व्यक्तिगत उद्देश्यों के पक्ष में जो विचारकों ने कहा उस पर चर्चा करी। फिर हमने व्यक्तिगत उद्देश्यों की आलोचना भी करी और आलोचना के साथ में हमने निष्कर्ष स्वरूप देखा कि व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के बिना, व्यक्ति के बिना समाज नहीं है और समाज के बिना व्यक्ति नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। पुनः आपसे मिलना होगा। धन्यवाद।